फिजिक्स देखो, कल हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाए थे, उसमें एक सवाल बनाए थे, आज उसी पे दो सवाल बनवाने जा रहे हैं। देखो किसी को क्लास छूटा हुआ है तो वही समझ में आ जाएगा। ध्यान दो बोर्ड पे। देखो एक सवाल है, देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। देखो ये प्लेन है जो ऐसे ऐसे करके दिखा है, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन काम नहीं करता, घर्षण नहीं काम करता। वहां पे एक ब्लॉक है 5 किलो का, कितना ब्लॉक है 5, इसके ऊपर में 5 किलो का ब्लॉक रखा है 5 kg। आगे देखो, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड इमर्जिंग विद ए स्पीड ऑफ। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक जेट गुजरा, जेट टाइप का प्लेन होता है ना, वो पानी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? जेट से यहाँ से पानी निकलता है ना, यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये जो पानी निकल रहा है ना जेट, कितना रेट से निकाल रहा है? 3 किलोग्राम पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ये स्पीड दिया, वेलोसिटी यहाँ पे देखो, ये इतना स्पीड से रेट से निकाल रहा है, और कितना स्पीड के साथ निकाल रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? दिख रहा है ये पानी, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक उस पे डाल रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक का यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे जैसे इस पे जाएगा कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, अब फोर्स की वजह से क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन बोला, निकाल के दिखाओ ए का मान। ठीक है, तो देखो पहले बात कल हम क्लास में पढ़ाए थे न्यूटन सेकंड लॉ, समझ में आया? न्यूटन सेकंड का लॉ का जनरल इक्वेशन ये वाला जो हम बोर्ड पे लिख के कल हम पढ़ाए थे। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या जनरल इक्वेशन था? F वेक्टर इक्वल टू m गुना dv वेक्टर बटा dt प्लस v वेक्टर गुना dm बटा dt, ये जनरल फॉर्म था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या पूछ रहा है? तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। ये निकलेगा तब, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। सब हमको क्या पता है? फोर्स, मास तो दिया हुआ है 5 किलोग्राम, एफ का मान पता चल जाए तो ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो इसमें देखो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ देखो क्या लिखा, रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड। ये जो बार बार जो इसको स्ट्रक कर रहा, पानी डाल रहा, ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इसके से कांस्टेंट है। क्या है? चेंज नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में बार बार वही काम कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो जब ये कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dv बटा dt का होगा जीरो। ये जीरो हो गया तो ये गुना होगा जीरो से, पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। ये पूरा क्या हो जाएगा? क्या बचेगा सर? कितना चीज बचेगा? यानी फोर्स जो है डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी F वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? v dm बटा dt। समझ में आ रहा ना? अभी स्पीड कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड। क्या दिया है? देखो v का मान क्या है? 4, और dm बटा dt देखो ये जो दिया हुआ ना, यही था मास पर सेकंड। किलोग्राम क्या? मास पर सेकंड। जिस रेट से जा रहा है, मास को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना, तो देखो मास बता टाइम है कि नहीं, किलोग्राम पर सेकंड। तो ये यही dm बटा dt का मान कितना दिया गया? 3 किलोग्राम। कितना दिया? 3 किलोमीटर। 4 इधर, ये पूरा का मान हुआ 3, 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। फोर्स का वैल्यू हमको मिल गया 12 न्यूटन। जब ये हमको फोर्स पता चल गया, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बटा मास। क्या हो जाएगा जी? फोर्स बटा मास। इक्वल टू क्या होगा? F बाय मास। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बटा मास। फोर्स कितना है? 12। फोर्स निकला अभी 12, और मास कितना है? 5 kg। 12 बटा 5 सोल्व करो तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हो गया इसका क्या चीज? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो, एक और सवाल है। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। देखो एक फिगर दिखाया गया इस तरह, इसको ध्यान दो। उस फिगर में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है सब फिगर में दिखाएगा, एग्जाम में दिया रहेगा तुमको फिगर। जैसे देखो ये प्लेन है, इस पे 5 किलोग्राम का ब्लॉक लगा हुआ, तो भाई ऐसे ऐसे टेढ़ा करके है ना, थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे? 50 न्यूटन का। कितना? और ये जो प्लेन है इसके साथ ही कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। कितना? और देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएगा कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक किधर जा रहा है? खा सकते हैं इधर। किधर जा रहा है? देखो ये दो तरीके से इस एंगल बना के फोर्स लगता है। देखो ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? वर्टिकल, और ये वाला क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। क्या कहलाएगा? ये वर्टिकल है। इस फोर्स का इधर एक कंपोनेंट क्या होगा? देखो इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करो तो फोर्स का एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर। तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल। इधर वाला क्या होगा? वर्टिकल। अब तुमको एग्जाम में इधर फिगर में क्या दिखाया गया? एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, क्या ब्लॉक इधर घसक के जा रहा है। एक्सेलरेशन किधर दिखाया जा रहा है? इधर। इधर वाला कौन सा डायरेक्शन? ये हॉरिजॉन्टल। यानी इसमें फोर्स कैसा काम कर रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। दो तरीके का फोर्स लग रहा है, बीच से लगा, इधर भी लग सकता है, ये वाला भी वर्टिकल। तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। कौन सा लग रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है।
तो देखो अब आगे देखो क्या लिखा है, द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 किलोग्राम, ब्लॉक दिख रहा है 5 किलोग्राम का है, रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ सरफेस पे है जिसका फ्रिक्शन 0 होता है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो बताइए ये जो दिखाया गया है ऐसे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक का क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। अब इसको देखो, अब ये तुमको हम बताएंगे ना, इधर फोर्स एक्सेलरेशन इधर है, यही ए का मान निकालना है, तो फोर्स की कौन सा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल, कौन सा हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा Horizontal। ये वाला कंपोनेंट होगा। वेक्टर चैप्टर पढ़ाया गया फिजिक्स में, उसमें बताया गया किसी भी चीज का दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक क्या होता है वर्टिकल। इस फोर्स का बीच में इधर वाला हॉरिजॉन्टल होगा, इधर वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा फोर्स का, तो देखो ये 50 है। हाँ। अच्छा बताओ इधर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। जिधर साइड एंगल जो बनाता है ना उधर लेते हैं cos थीटा, क्या लेते हैं Cos थीटा। ये पढ़ाया गया वेक्टर चैप्टर में, जिधर एंगल बनाया रहता है उधर क्या लेते हैं Cos। अब बाकी तरफ क्या ले लेंगे Sin थीटा। साइन थीटा। तो इधर cos थीटा है, इधर तो cos थीटा, ये वाला लेना नहीं, इधर लेना है, तो इधर कौन सा एंगल होगा Sin थीटा। sin थीटा। तो ये हो गया 50 sin 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 sin 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना, तो एक कंपोनेंट हो गया इधर वाला, इसी के वजह से ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन एक्सेलरेशन का इधर है। अब ये 50 sin 60 डिग्री हो गया, 50 फोर्स का वैल्यू है और कंपोनेंट sin 60 डिग्री। अब वो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो 50 गुना √3/2, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया फोर्स का। आप तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, तो फिर जब ये न्यूटन का सेकंड लॉ से हम एक फार्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास गुना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा फोर्स बटा मास। यहाँ पे कौन सा फोर्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल, Horizontal। कौन सा लेंगे, Horizontal। देखो लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बटा एक्सेलरेशन mass। के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का, कौन सा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, Horizontal। वो फोर्स ले लेंगे अब बटा किससे डिवाइड कर देंगे, Mass से। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया 50 √3/2 है ना, नीचे में मास कितना है 5, इसको गुना कर दो बटा 5, तो 1 गुना 1/5 ये हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये 25 गुना 50, 2 दूना 4, 2 5 10 25, 5 5 25। तो 5 √3 आया, तो 5 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो गया एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, तो दोनों सवाल समझ में आ गया। इसी तरह का सवाल तुमको परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एनसीईआरटी में भी कई सवाल इस तरह का दिया होगा। अब ये टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ खत्म हुआ, अब अगला कंसेप्ट में शुरू हुआ इंपल्स। क्या शुरू हुआ, आप उनसे पूछेगा सर ये इंपल्स क्या होता है, तो देखो इंपल्स को हम लोग उधर भी देखने दो, थोड़ा पीछे वाले स्टूडेंट को, इंपल्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज से, कैपिटल आई। जिसको दिख नहीं रहा कॉर्नर में जाके थोड़ा देख लो, देखने में कॉर्नर से देखो, देखो ये इंपल्स जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपल्स क्या होता है, देखो when a large force is applied on a body for a very short interval of time then product of force and time interval is known as impulse। देखो क्या लिख रहा है, जब कभी भी किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगे, लार्ज फोर्स समझ में आ रहा है ना, ज्यादा फोर्स लगा है और कम समय के लिए लगा रहा है, किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो कितने समय के लिए, कम समय में, तब उस दौरान वो जो फोर्स लग रहा है सो और जो टाइम लगा उस फोर्स में, फोर्स और टाइम इंटरवल का क्या लिए प्रोडक्ट, क्या ले लेंगे प्रोडक्ट, यानी फोर्स और टाइम इंटरवल को गुना कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब गुना करना गुना है। कर। उस दौरान जो फोर्स को और टाइम इंटरवल को गुना करेंगे, प्रोडक्ट जो आएगा दोनों को गुना करने के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स। फोर्स और टाइम का गुना, इंपल्स प्रोडक्ट, इसी को कैपिटलाइज रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अभी हम स्मॉल इंपल्स लिए, तो स्मॉल इंपल्स को क्या लिखेंगे, डी आई, क्या लिखेंगे DI। डी आई वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। तो डी आई वेक्टर क्या होगा, देखो फोर्स का और टाइम का गुना है, एफ वेक्टर और टाइम छोटा लिए हैं तो छोटा टाइम के लिए क्या टाइम लेंगे, dt, क्या लेंगे dt। तो जब ये छोटा टाइम लिया तो डी आई वेक्टर हो गया। और समझ में आ रहा, अब देखो ये जो फोर्स गुना टाइम का जो गुना है इंपल्स के बराबर है, और ये किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। डीपी वेक्टर मतलब स्मॉल मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। पी क्या होता है, पी क्या होता है, लिनियर मोमेंटम, जिसको वैल्यू कहते हैं मास गुना वेलोसिटी। समझ में आ रहा, तो ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। देखो इंपल्स किसके बराबर हुआ, फोर्स गुना स्मॉल टाइम, किसके बराबर, डीपी। डीपी क्या है, पी होता है, पी मतलब होता है मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। और तुमको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, देखो ये मोमेंटम को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लिनियर मोमेंटम को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो किसके बराबर होता है, फोर्स के। किसके बराबर होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ हम जो पढ़ाए थे कल के क्लास में, बताया था जब कभी मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है, फोर्स। ऐसा जो गुना कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एफ को dt के साथ गुना कर दो, तो ये एफ को dt के साथ गुना करो क्या हो जाएगा, dp, एफ गुना dt इक्वल टू dp, वही चीज है ना। अब आगे देखो ये, अब तुमसे पूछेगा इंपल्स का यूनिट क्या होता है, इंपल्स का इकाई। देखो कोई भी फिजिक्स में क्वांटिटी आता है तो परीक्षा में उसका यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हमको यूनिट निकालना है, इंपल्स क्या होता है, फोर्स गुना टाइम। क्या होता है, फोर्स गुना टाइम। कैसा फोर्स लिए, बड़ा सा लार्ज फोर्स, कैसा लिए 12 सा, और टाइम क्या लिए, छोटा। ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, फोर्स क्या लिए 12 और टाइम कितना लगा
तो यहाँ पे लिखा है ऊपर में, व्हेन अ लार्ज फोर्स, बड़े फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए। तो देख रहा कम चीज को फिजिक्स में dt, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, dt इसलिए डी है और फोर्स बराबर है। तो इम्पल्स निकाल का यूनिट क्या होगा? तो इम्पल्स सिंपल क्या है? फोर्स गुना टाइम। क्या है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, पढ़ा चुके हैं पहले। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम क्या क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड को ही तुम लिख सकता है, देखो केजी। न्यूटन सेकंड को ही लिख सकता है केजी मीटर पर सेकंड। क्या लिखेगा? केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन का पूरा वैल्यू लिखोगे ना, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? या तो न्यूटन सेकंड या क्या कहेंगे? केजी। अच्छा, ये केजी मीटर पर सेकंड कैसे आया वो भी हम तो समझा देते हैं। फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। मास मतलब क्या हुआ? किलोग्राम। आई हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। तो देखो अभी हम क्या बोले, इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। क्या है? देखो ना, इम्पल्स का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। देखो ये न्यूटन सेकंड है ना, तो न्यूटन को इससे डालो, अपना सेकंड को डालो, और न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले से सेकंड है तो एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो आप क्या बच गया? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। तो वही तो लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड। आप समझ में आया ये कैसे आया? तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट पूछेगा तो बोला न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। देखिए अभी हम आपको इम्पल्स बता रहे थे, इम्पल्स का यूनिट बताए थे। पूछेगा परीक्षा में इम्पल्स का डायमेंशन। सुनो, एक चैप्टर पढ़ाए थे फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, याद है? उसमें भी तुम सब क्वांटिटी का फिजिक्स पूरे 11-12 क्लास में फिजिक्स में जितना भी डायमेंशन पूछा जाता है सबका लिखा चुके हैं। वहाँ पे तुम कॉपी चेक कर लेना, देख लेना, इम्पल्स मिल जाएगा। तो उस समय तो तुमको समझ में नहीं आता था इम्पल्स होता है क्या। आज तो चैप्टर समझ में आ गया। तो इम्पल्स मतलब क्या हुआ? फोर्स गुना टाइम। अब फोर्स गुना टाइम तो देखो डायमेंशन निकालना, देखो फोर्स गुना टाइम, फोर्स का डायमेंशन गुना टाइम का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन बार बार बोल दिए, निकालने का तरीका भी समझा दिए। निकालना है तो फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन से निकाल लो। और वैसे भी याद करवा दिए थे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2। याद है क्या होता है? तो फोर्स का डायरेक्ट देखो mlt-2, टाइम का t। तो देखो अच्छा एक बात बताओ, ये t-2 है और गुना t से किया, इसका मतलब क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t के स्क्वायर और गुना t, फिर t से t कट गया, एगो t बचा, फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1। तो पूरा का डायमेंशन देखो m1 L1 आई ये वाला t-1। बस समझ रहा? यानी इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा? m1 L1 t-1। अब इम्पल्स जो है इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।